देखिए 3-4 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं कांथापुरा पे एंड थिंग्स फॉल अपार्ट दोनों में, लेकिन आप 2 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आपको थिंग्स फॉल अपार्ट में पढ़ना है। ओकोन्वो एज अ ट्रेजिक हीरो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और ओकोन्वो थिंग्स फॉल अपार्ट में आपको भी चेंज की थीम देखनी है, ठीक है, या कॉलोनियल जो इन्फ्लुएंस रहा है जिसके कारण एक चेंज आता है उस सोसाइटी में, उसको भी आपको पढ़ना है। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। कांथापुरा एज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द इंडियन स्ट्रगल। माइक्रोकॉस्म मतलब हम कह सकते हैं एक छोटा रूप है इंडियन स्ट्रगल का। जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसी का एक छोटा रूप हमें देखने को मिलता है कांथापुरा में। जैसे गांधी जी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारे मूवमेंट उन्होंने चलाए थे, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, सेम एज आपको कांथापुरा में भी एक स्ट्रगल देखने को मिलेगा। ये छोटा सा साउथ इंडियन विलेज है जिसमें सभी लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो एक फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। उसमें बहुत सारे कल्चरल चेंज होते हैं, पॉलिटिकल सोशल चेंज होते हैं, और जिसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस का जो रीजन था वो थे महात्मा गांधी, ठीक है। नेशनल लेवल पे महात्मा गांधी जो भी चेंज ला रहे थे इंडिया में, एक हम छोटे लेवल पे देख सकते हैं वही चीज आपको कांथापुरा में देखने को मिल रहा था, ठीक है। जयरामाचार्य हरि कथा के माध्यम से बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियाज को लोगों के बीच डिलीवर करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। तो Raja Rao Kanthapura is often regarded as a microcosm of the Indian freedom struggle because it captures within the small settings of single South Indian village the larger political, social and cultural transformation taking place across India under the influence of Mahatma Gandhi. इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। 2-3 सेंटेंस में आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल फुल स्टॉप करके आप इट कैप्चर्स, यहाँ से लिख सकते हैं साउथ इंडियन विलेज, ठीक है, फुल स्टॉप करके फिर अगेन इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 2-3 सेंटेंस में आपको इंट्रोडक्शन डिवाइड करना होगा। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है आपके। पहला तो आपको ये देखना है स्मॉल सेटिंग, स्मॉल विलेज की सेटिंग है। दूसरा पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको देखना है। महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस, ये आपको समझना है, ये आपको नोट डाउन करना है। कांथापुरा का पब्लिकेशन बताइए, पब्लिकेशन ईयर क्या है? पब्लिकेशन ईयर बताइए। यस, 1938। ओके। At the outset, Kanthapura is a traditional caste-ridden and isolated village. अगर हम ऊपरी लेवल पे देखें या ऊपरी तौर पे देखें तो कांथापुरा एक ट्रेडिशनल विलेज है, कास्ट रिडन, जहाँ पे आप देखते हैं कि कास्ट वाइज सोसाइटी डिवाइडेड है। शुरुआत में ही अचक्का जो कि नरेटर है वो बताती हैं कि कैसे इस गांव को डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो परिया है वो थोड़ा सा आउटर एरिया में रहते हैं, ब्राह्मण ऊंचाई वाले एरिया में, मतलब एक हाई पोजीशन को दिखा रहे हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा वहां पे आपको एक स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा जिसमें मूर्ति एज अ लीडर उभर के आते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल अनकॉन्शियस से अनटच्ड हैं ये लोग, आइसोलेटेड विलेज है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से अनटच्ड थे, लेकिन जब मूर्ति का अराइवल होता है, गांधीयन आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं मूर्ति, जब ये गांव में आते हैं आफ्टर स्टडी, देन विलेज अंडरगोज अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा बहुत सारे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इस गांव में, एंड यहाँ पे आपको अवेकनिंग दिखती है रूरल इंडिया की, ओके, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो इसीलिए इसे माइक्रोकॉज बोला जाता है, क्योंकि कांथापुरा में आपको नेशनल मूवमेंट के दौरान रूरल इंडिया का जो एक नेशनल कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है वो सेम कांथापुरा में रिप्रेजेंट होता है, जिसमें ये बताया गया है कि इवन जो रिमोट एरिया थे वो भी इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। The spread of Gandhian principles such as non-violence, truth, Swadeshi, and civil disobedience in Kanthapura reflect their widespread influence throughout the country. अब यहाँ पे हम देखते हैं गांधीयन इस प्रिंसिपल्स कितने ज़्यादा फैले हुए हैं दूर दूर तक, जिसमें कि ट्रुथ, स्वदेशी, सिविल डिसओबीडियंस, ये कुछ मेजर प्रिंसिपल्स थे गांधीयन आइडियोलॉजी के जो कि दूर दूर तक फैलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा जैसे गांधी जी ने विदेशी चीजों का परित्याग किया और खादी को अपनाया, सेम एज विलेजर्स भी खादी बिनना शुरू कर देते हैं।
दे ऑल्सो बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट, जैसे कि नेशनल लेवल पे चीजें हो रही थी, ठीक है। ये एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज कांतापुरा में होती हैं, दीज एक्टिविटीज पैरेलल द रियल हिस्टोरिकल मूवमेंट्स लाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, ये सारे मूवमेंट गांधी जी ने लीड किया था। अब देखिए ये जितने भी की वर्ड्स हैं ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई भी आपको कोई भी एक भी फैक्ट आपको अननेसेसरी नहीं दिखेगा। आप जब भी इसका आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, तो जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो जो भी आप सिचुएशन कांतापुरा की बताएंगे उसे पैरेलल लेवल पे आपको जो नेशनल लेवल पे जो मूवमेंट हो रहा था उससे कनेक्ट करते हुए लिखना है कि कैसे ये नेशनल स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस नॉवेल ऑल्सो हाईलाइट्स द यूनिटी एमंग डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पे आपको यूनिटी भी देखने को मिलेगी, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बने हुए थे शुरुआत में। जब आप नॉवेल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कास्ट और जेंडर के बेसिस पे कई सारे डिवीजन ऑलरेडी हुए थे, लेकिन एक कॉमन कॉज जब आता है, जब इंडिया की फ्रीडम की बात होती है जो कि सभी के लिए कॉमन कॉज था, इसमें सभी लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, चाहे वुमेन हो, चाहे लोअर कास्ट के लोग हों, या इवन कई सारे ऐसे लोग जो कि सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं माने जाते थे, इन डिफरेंट सेक्शन थे, ठीक है। दे ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। तो ये जो यूनिटी है ये क्या दिखाती है, इंक्लूसिव नेचर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंक्लूसिव नेचर मतलब कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, इस सब बायसनेस से परे होकर लोग एक फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि इंडियन स्ट्रगल में भी ऐसा होता है, राइट। At the same time, Kantapura does not ignore the repressive measures of the British government. देखिए जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स ने जो भी टॉर्चर्स किए या जो भी उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जो कि इंडियंस को नहीं मंजूर थे, तो सभी ने इस चीज के लिए विरोध किया। जैसे गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की थी, ठीक है, उसके अलावा असहयोग आंदोलन, या विदेशी जो भी सामान थे उसका परित्याग किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए लोगों ने। गांधी जी ने नॉन वायलेंस की नीति अपनाते हुए जो भी मूवमेंट शुरू किया, लीड किया, वो सभी आपको कांतापुरा नॉवेल में भी देखने को मिलता है। इवन कई सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, राइट, ये स्वदेशी आंदोलन, राइट, कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, विमेन का रेप किया गया था, टॉर्चर किया गया था, वायलेंस, घर जला दिए गए थे। ये सब चीजें, ये सब घटनाएं होती हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा के दौरान। तो ये सभी घटनाओं को कांतापुरा नॉवेल में भी मेंशन किया है, जो कि इस नॉवेल को एक रियल टच देता है, ठीक है, एक रियल टच देता है, आपको ऐसा कभी भी फिक्शनल चीजें नहीं लगेंगी। एंड the brutal suppression of peaceful protest is also is also symbol of the hardship endured by India's national voice. अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए थे, जो बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे जो पीसफुल थे, लेकिन इसको भी ब्रूटली सप्रेस किया जाता है पुलिस के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बाद इंडियंस जो भी थे वो जेल जाते हैं, काफी यातनाएं सहते हैं। तो इसको भी दिखाया गया है इस नॉवेल में, जो कि इंडियंस ने पूरे नेशन में जो भी हार्डशिप एंड्योर करी थी उसका सिंबल है, ठीक है। हालांकि इस सारी यातनाओं के बावजूद जो रेजिस्टेंस की स्पिरिट थी वो स्ट्रांग बनी रहती है। और ये भी इस नॉवेल में दिखाया गया है कि भले ही इंडियंस वर फिजिकली डिफीटेड, बट मॉरल विक्ट्री कहीं ना कहीं उनकी मेंटेन रहती है, राइट। जैसे कि आपने द ओल्ड मैन एंड द सी में पढ़ा है, अ मैन कैन बी डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, ओके। तो यही स्पिरिट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। द नॉवेल ऑल्सो पोर्ट्रेज द लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ द मूवमेंट। तो देखिए हर मूवमेंट की कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते हैं। तो पहली लिमिटेशन तो यही है कि हर व्यक्ति इस मूवमेंट में भाग नहीं लेता है, हर व्यक्ति गांधीयन आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाता है, एंड दैट्स व्हाई सम पीपल वर फिल्ड विद फियर, डाउट एंड डिवीजन। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके मन में फियर था, जिनके मन में डाउट था, या कुछ लोग की डिवाइडेड आइडियोलॉजी थी। तो ये भी आपको रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल यहाँ पे कांतापुरा में देखने को मिलता है, दैट एड्स डेप्थ टू द नैरेटिव। एंड इसकी वजह से
रियलिस्टिक अप्रोच की वजह से ये नॉवेल इमेजिनेटिव या आइडियलिस्टिक नहीं बनता है, ठीक है। So in conclusion, it can be said that Kanthapura served as a miniature version of India's freedom struggle. ये आपको word use करना है, miniature version of India's freedom struggle. And through the story of one village, Raja Rao successfully reflects the larger national movement. इस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने लार्जर नेशनल मूवमेंट को दिखाया है। इस मूवमेंट की स्प्रिट, स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट जो रहा है सोसाइटी में, वो भी राजा राव ने इस नॉवेल में ट्रुथ के साथ, या हम कह सकते हैं एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल के माध्यम से इन चीजों को दिखाया है। तो देखिए हम पॉइंट वाइज अब डिस्कस करते हैं। आपने सारे पॉइंट्स पढ़े इकट्ठे से तो आप भूल सकते हैं। पहले आप देखिए इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको 3 से 4 सेंटेंस लिखने होंगे, ठीक है। 3 से 4 सेंटेंस में आपकी जी ठीक है, 3 से 4 सेंटेंस में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप ईयर जरूर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ईयर इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बनता है। और इंडियन नॉवेल की बात करें या हम फिक्शन पूरी यूनिट की बात करें तो बहुत सारे नॉवेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, तो ईयर ऑलमोस्ट सबको याद होंगे। नहीं याद है तो आप जो भी सिलेबस हमने भेजा है ग्रुप में उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के साथ में ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोटेशन भी ऐड करनी होगी। इस आंसर में कोटेशन नहीं है बट आगे के आंसर में कोटेशन है, तो आप वहां से कोटेशन 2 कोटेशन एटलीस्ट लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए शुरुआत में बताया गया कि ये ट्रेडिशनल आइसोलेटेड विलेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विलेज थे जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी से अनटच्ड नहीं रह पाते हैं। शुरुआत में तो इस नॉवेल में ये दिखाया जाता है कि जितने भी विलेजर्स हैं दे वर इंडिफरेंट, बट as soon as Murthy comes into the village, there is a kind of drastic change, drastic transformation. तो यहाँ पे रूरल इंडिया कैसे अवेकन होता है वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस कर सकते हैं स्वदेशी आइडियल्स का इम्पैक्ट, जो कि कांथापुरा में भी आपको देखने को मिला। तो स्वदेशी आइडियल्स में आप कुछ आंदोलन की बात कर सकते हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन, नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, स्वदेशी मूवमेंट, इन सब का आप जिक्र कर सकते हैं बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। सिविल डिसोबीडियंस। नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट नेशनल यूनिटी, ठीक है। नेशनल यूनिटी का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज द सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, जेंडर बायसनेस भी था, बट when it was about national freedom, then all the people came together forgetting all the biasness, and the society took a kind of interactive participation, active participate, not interactive, active participation in the movement. So you can discuss this point. You can talk about the brutal suppression also, how these people were brutally suppressed by the British government with the help of police, okay। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इन चीजों को। एंड यू कैन टॉक अबाउट द पीपल हु वर सस्पिशियस अबाउट द गांधीयन आइडियोलॉजी। तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखते हुए ये बता सकते हैं कि कैसे बड़े लेवल पे जो चीजें इंडिया में हो रही थी उसको कांथापुरा नॉवेल में राजा राव ने छोटे लेवल पे दिखाया है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी पूछा ही जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कांथापुरा एज अ गांधीयन नॉवेल, ठीक है। अगर आप इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी आंसर पूछा जाएगा तो आप एटलीस्ट मेन जो भी पॉइंट्स है उसको आप लिख लेंगे। और 200 वर्ड्स में बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, 2 पेज आपको लिखना है बस। 2 पेज में लिखना बड़ी बात नहीं है, बट स्ट्रक्चर में लिखना बड़ी बात है। तो इसके लिए आप जो भी आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं इसको आप पढ़िए, पॉइंट वाइज चीजों को प्रिपेयर करिए। और जैसा मैंने आप लोग को बोला है कि आप लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पढ़िए, समझिए और फिर अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा नहीं कि आपको रट लेना है चीजों को, रटने पे आप चीजें भूल जाएंगे जब भी आपका माइंड प्रेशर में होगा। और स्पेशली इस टाइम आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं ज्यादातर लोग, तो इस चीज को थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो ये बताइए पहला आंसर आप लोग को क्लियर है? क्या आपको पहला आंसर क्लियर है, यस या नो बताइए। ओके
ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कांतापुरा एज अ गांधीयन नॉवेल। ठीक है, नॉवेल की यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं इसके भी सारे नोट्स आपको मर्ज करके भेज दूंगी। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द नॉवेल कांतापुरा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट important and the finest example of Gandhian novel in Indian English literature। तो आपको इस लाइन को मेंशन नहीं करना है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, राजा राव कांतापुरा presents the impact of Mahatma Gandhi's ideology on a small South Indian village कांतापुरा। आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पहली लाइन लिखनी हो, क्योंकि आपका आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं पावरफुल नरेशन है किसका, अचक्का का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अचक्का का नरेशन, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे उनके गांव में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, हाउ ऑर्डिनरी पीपल बिकेम अ काइंड ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल, ये उन्होंने बताया है। यहाँ पे जो अचक्का का नरेशन है, वहां पे आपसे नैरेटिव टेक्निक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार इन्हें अनरिलायबल नैरेटर की कैटेगरी में भी रखा जाता है, क्योंकि कई बार इनकी मेमोरी बेस्ड ये चीजें बताती हैं और कई बार चीजें भूल भी जाती हैं, इसलिए अनरिलायबल नैरेटर के तौर पे अचक्का का कैरेक्टर आप पोर्ट्रे करेंगे। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ द नॉवेल लाइज द स्प्रेड ऑफ गांधीयन आइडियाज। देखिए हार्ट ऑफ नॉवेल क्या है, मतलब जिस्ट जो है नॉवेल का वो है स्प्रेड ऑफ गांधीयन आइडियाज, जैसे कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी सेल्फ रिलायंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, ये चारों आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी एंड सिविल डिसोबीडियंस, ये गांधी जी के आइडियल्स थे। एंड इस नॉवेल में आपको मूर्ति एज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव दिखेंगे गांधी जी के, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई गांधीयन आइडियोलॉजी, जिसकी वजह से हालांकि वो ब्राह्मण थे बट ही रिनाउंसेस कास्ट प्रिविलेज and he dedicates himself to the upliftment of the oppressed, जिसके कारण उन्हें जी ठीक है, जिसके कारण इन्हें excommunicate भी कर दिया जाता है। Why? Because at that time the casteism was at the peak level and because he belonged to the Brahmin society and other people from his society excommunicated him. Why? Because उन्होंने एक अब हम कह सकते हैं एक लोअर कास्ट के घर से पानी पी लिया था या उनके यहाँ खाना खा लिया था, तो ये उस समय की सोसाइटी थी, प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम की बात थी, बट अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, ही एनकरेजेस पीपल टू स्पिन खादी, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड रेजिस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी पीसफुल। तो आपको यहाँ इन चीजों को मेंशन करना है कि कैसे गांधीयन आइडल्स को मूर्ति के कैरेक्टर में दिखाया गया है। जैसे गांधी जी ने सभी लोगों को खादी बिनने पे एनकरेज किया था कि खादी के वस्त्र बुनिए आप, ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कीजिए, ब्रिटिश अथॉरिटी को उन्होंने पीसफुली अहिंसा के साथ अहिंसा असहयोग आंदोलन के माध्यम से उन्होंने रेजिस्ट किया था। सेम एज यहाँ पे मूर्ति भी ये काम करते हैं। ठीक है, नॉवेल में एक लाइन आती है, देयर मस्ट बी नो वायलेंस, वी मस्ट बी प्योर इन बॉडी एंड सोल। तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी को दिखाता है, जिसमें गांधी जी का कहना रहता है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, हमें बॉडी एंड सोल से प्योर एक्शन लेना चाहिए, हमारे जो हम कह सकते हैं इंटेंशन वो प्योर होने चाहिए और हमें वायलेंस नहीं अपनाना है। ठीक है, तो ये गांधी जी का इंसिस्टेंस दिखाता है किस पे, मॉरल स्ट्रेंथ ओवर फिजिकल फोर्स। आपने लास्ट में ये भी पढ़ा है कि हालांकि मूर्ति बाद में डिसइल्यूजन हो जाते हैं और उन्होंने लेटर ऑन नेहरू जी के आइडियल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था आफ्टर द गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट होता है इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसके बारे में भी मैं बात कर रही थी। मूर्ति इरेडिकेटेड द अनटचेबिलिटी, तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग टू ब्रिंग लोअर कास्ट पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम। पहले की सोसाइटी में लोअर कास्ट पीपल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट मूर्ति ने उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। एंड ही चैलेंज ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस एक्ट के वजह से ही फेसेस रेजिस्टेंस, उसे अपनी ही सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलता, इवन उनकी मदर भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, इवन ही गॉट एक्सकम्युनिकेटेड, बट वो अपने बिलीव्स में दृढ़ रहते हैं, स्टेडफास्ट रहते हैं, जो कि गांधी के रिफॉर्मिस्ट जील को रिफ्लेक्ट करता है। ओके,
और इनके इस हम कह सकते हैं एफएम एटीट्यूड के कारण या एक स्टेडफास्ट एटीट्यूड के कारण बाकी के विलेजर्स ने भी धीरे धीरे ये समझना शुरू कर लिया दैट फ्रीडम इज नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो सोशल। ओके, इस नॉवेल में हम ये देखते हैं कि केवल मैन ही नहीं बल्कि विमेन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। तो आपको इन सभी कैरेक्टर्स के नाम याद रखने हैं, जिसमें रंगम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, केचम्मा देवी का यहाँ पे मेंशन किया गया। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके नाम में लास्ट में डबल MA है, नरसिम्हा, केचम्मा, रंगम्मा। तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे, 3 से 4 कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है उसके आप नाम लिखेंगे। ओके, रत्ना एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट एंड कैंपेन। तो आपको रत्ना का भी नाम याद रखना है। तो इस घटना के माध्यम से यहाँ पे राजा राव ये दिखाते हैं कि गांधी जी का जो मूवमेंट था स्वदेश, हम कह सकते हैं इंडियन फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट था, इसमें केवल मैन ही नहीं बल्कि विमेन भी काफी आगे आती हैं और वो पब्लिक लाइफ में काफी ज्यादा एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करती हैं। दिस नॉवेल हाईलाइट्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ इवन टिमिड वीमेन बिकेम करेजियस सत्याग्रही। तो सत्याग्रह वाला भी आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है, जिसमें कि गांव की वो औरतें जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता वो भी आगे आती है। इसमें आपको नरसिम्हा रत्ना, रंगम्मा, इन दोनों का आपको नाम लिखना है, ठीक है। However, राजा राव डज नॉट आइडलाइज द मूवमेंट कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे हार्श रियलिटी जो कि ब्रिटिश ऑपरेशन या रेप्रेशन जो है उसे भी दिखाया गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में से डिस्कस किया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट हालांकि लोगों ने किया बट स्टिल उनके प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया गया ब्रुटैलिटी के साथ, अरेस्ट के साथ एंड वायलेंस के साथ। बट स्टिल विलेजर्स फेथ इन गांधीयन आइडियोलॉजी रिमेन्स अनशेकन। लास्ट में ये भी आपने देखा कि डिस्ट्रक्शन होता है किसका, विलेज का। पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ये जो कि ये सिम्बलाइज करता है कि लॉस होता है, लॉस, स्पिरिचुअल विक्ट्री। गांव का लॉस होता है, लोगों का लॉस होता है, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअली ये लोग विक्ट्री पाते हैं और इनकी स्पिरिट भी रेजिस्टेंस की कंटिन्यू रहती है। मतलब ये जो एक विरोध करते हैं, ब्रिटिश डोमिनेंस का जो विरोध करते हैं वो कंटिन्यू रहता है, हालांकि इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको रेजिस्टेंस वाला पॉइंट आपको थिंग्स फॉल अपार्ट में देखने को मिलेगा, बट थिंग्स फॉल अपार्ट में ये स्पिरिट खत्म हो जाती है, पीपल सरेंडर्ड, राइट। In conclusion, Kanthapura successfully captures the essence of Gandhian philosophy and its deep impact on rural India. यहाँ पे आप कैरेक्टर, थीम और नैरेटिव स्टाइल सभी के माध्यम से आप देखते हैं कि ये जो नॉवेल है केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये माइक्रोकॉस्म है। किसका माइक्रोकॉस्म है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है। And this novel also powerfully demonstrates how Gandhi's ideas awakened political consciousness and moral courage among ordinary people. तो ये आपको कीवर्ड्स थोड़े से देखने होंगे कि यहाँ पे हम केवल एक गांव की स्टोरी नहीं देख रहे हैं बल्कि पूरे इंडिया की स्टोरी देख रहे हैं छोटे लेवल पे, और ये भी देख रहे हैं कि कैसे गांधी जी के आइडल्स ने लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ला दिया, लोग मॉरली करेजियस हो जाते हैं, इवन साधारण लोग भी। तो ये बताइए आपको क्या ये आंसर समझ में आया? इसको आप लोग जब एक बार और पढ़ेंगे तो आपको फिर प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोग का ये काम है कि 2 से 3 दिन आपको पूरा नॉवेल रिवाइज करना है, क्योंकि इसके बाद फिर हम पोइट्री स्टार्ट करेंगे, तो इस पूरे मंथ पोइट्री की ही क्लास चलेगी फिर। और साइड बाय साइड आप लोग ग्रामर के भी टॉपिक्स कवर करते जाइए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि हम लिटरेचर भी कवर करें और ग्रामर भी कवर करें। तो इसलिए ग्रामर के जो भी टॉपिक्स है वो मैं आप लोग के ऊपर ही छोड़ रही हूँ, उसे आप खुद से पढ़िए, क्योंकि आपने प्री में भी पढ़ा है। जहाँ पे जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो आप जरूर मुझे मैसेज करके अलग से बता सकते हैं। तो जैसे ही टाइम मुझे अलाउ करेगा तो मैं आपकी पोएट्री की यूनिट कंप्लीट करने के बाद उन ग्रामर के टॉपिक्स को भी देखते चलूंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ग्रामर में उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी आपको लिटरेचर में प्रॉब्लम आ रही है आंसर फ्रेमिंग में। तो ये बताइए आपको ये आंसर क्लियर है? यस और नो?
एम आई क्लियरली ऑडिबल और नॉट? क्योंकि मुझे किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नैरेटिव टेक्निक पे। तो देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स बस हम पढ़ रहे हैं आपके साथ, इसको आप एक बार खुद से पढ़िएगा। आपको आज से कल तक का समय लग जाएगा इस पीडीएफ के सारे पॉइंट्स को कवर करने में, तो आपको वो टाइम दिया जाएगा। आप इसे पढ़िए अच्छे से, और आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं असाइनमेंट में वो भी आपने कंप्लीट किए, तो अच्छे लिखे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर अच्छे लिखे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा स्पीड पे काम कीजिए क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नैरेटिव टेक्निक देखते हैं। नैरेटिव टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पहला तो आपने देखा था स्थल पुराण। ठीक है, स्थल पुराण ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको कल्चरल ऑथेंटिसिटी भी देखने को मिलेगी। एक तो थीमेटिक डेप्थ आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और कल्चरल ऑथेंटिसिटी भी देखने को मिलेगी। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अचक्का हु इज एन ओल्ड विलेज वुमेन, जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को दिखा रही है, पूरे कम्युनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ये रिप्रेजेंट करती हैं। और इन्होंने ओरल स्टोरी टेलिंग मोड में इस नेशनल मूवमेंट की कहानी बताई है, जो कि स्थल पुराण को की नैरेटिव टेक्निक को दिखाता है। स्थल पुराण मतलब लीजेंड ऑफ अ प्लेस। ठीक है, तो ये जितने भी की पॉइंट्स है उसे आप मेंशन करेंगे, आप छोटे पॉइंट्स बना के। ये जो नरेशन है जो आपको कांथापुरा में देखने को मिलता है, ये आपको साधारणतः हर नॉवेल में नहीं देखने को मिलेगा, एक यूनिक नैरेटिव टेक्निक है। ओके, अब हम देखते हैं कि इनका जो नरेशन है वो स्ट्रीम जैसे होता है, जैसे स्ट्रीम लाइक फ्लो देखने को मिलता है, विदाउट क्लियर चैप्टर डिवीजन, जिसमें कि हम एक नेचुरल रिदम देखते हैं स्पीच का। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अनरिलायबल नरेशन भी माना जाता है। एंड अचक्का नरेट्स इवेंट्स इन अ स्पॉन्टेनियस एंड डिसग्रेसिव मैनर। ऐसा नहीं है कि अगर एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई तो वो लाइन से बता रही हैं, उनको जो चीज जैसे याद आ रही है वो बताते जा रही है। कभी उन्हें पास्ट याद आ रहा है, कभी उन्हें प्रेजेंट की कोई चीज याद आ रही है, तो ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टाइप की आपको चीजें देखने को मिलेगी। ओके, और यहाँ पे आपको इंटीमेसी और रियलिज्म का भी सेंस देखने को मिलेगा। इंटीमेसी एंड रियलिज्म मतलब आपको कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी महसूस होगी, और रियलिस्टिक अप्रोच भी देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे कि रीडर जो है वो अचक्का की आवाज को सुन रहा है। जब अचक्का बताती हैं तो ऐसा लगता है कि हम एज अ लिसनर उनकी बातों को समझ रहे हैं, हम रीड नहीं कर रहे हैं। यहाँ से एक कोटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी आई थिंक। One has to convey in a language that is not one's own the spirit that is one's own। तो ये प्रीफेस के पॉइंट्स हैं, राजा राव के कांथापुरा के प्रीफेस की लाइंस हैं, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस नॉवेल को लिखा गया है, लेकिन इस नॉवेल की जो थीम है वो पूरी इंडियन है। इस नॉवेल की जो स्पिरिट है वो पूरी इंडियन है। मतलब ये जो लैंग्वेज थी वो कॉलोनाइजर की लैंग्वेज थी, लेकिन इसमें जो थीम है या जो पूरी स्पिरिट है वो किसकी है? इंडियंस की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंटर्स भी। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है यूज ऑफ मिथ एंड सिंबलिज्म। तो आपने देखा बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे बताई गई है, और रामायण और महाभारत जैसी एपिक्स से नेशनल मूवमेंट की घटनाओं को कंपेयर किया गया। जैसे कि महात्मा गांधी को एज अ डिवाइन फिगर यहाँ पे ट्रीट किया गया है, एंड फ्रीडम स्ट्रगल को पोर्ट्रे किया है एज अ बैटल बिटवीन गुड एंड इविल, जिसमें फ्रीडम को एज अ सीता कंसीडर किया गया है। यस, फॉरवर्ड की, इसमें फ्रीडम को एज अ सीता कंपेयर किया गया है, गांधी जी को एज अ राम कंपेयर किया गया है। ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स को एज अ रावण पोर्ट्रे किया गया है। तो ये हरी कथा जो होती है, जय रामाचार करते हैं, उसमें ये चीजें बताई गई हैं। तो ये जो मिथिक फ्रेमवर्क है ये भी पॉलिटिकल स्ट्रगल को एलिवेट करता है स्पिरिचुअल लेवल तक। कहीं ना कहीं विलेजर्स के लिए ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे कि देखिए गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कोई चीज समझाना है तो वो एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए उसी माध्यम से समझाया जाएगा जिसको वो समझते हैं। तो गांव के लोग कथाओं के माध्यम से चीजों को ज्यादा कोरिलेट करते हैं, क्योंकि सभी लोग रामायण महाभारत ये सारे पौराणिक ग्रंथ सबने पढ़े हैं।
या वो सारी कथाओं को सुनते हैं। पहले के टाइम में भी ऐसा होता था, इवन आज के टाइम पे भी ऐसा होता है। तो इसलिए एक आपको कनेक्टिविटी विलेजर्स को महसूस हो, इसके लिए ये टेक्निक अपनाई गई थी। ठीक है, और ये नैरेटिव में आपको कलेक्टिव आइडेंटिटी भी देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल साइकोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि शेयर्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वी का यूज मिलेगा, आई का यूज नहीं मिलेगा। कई जगह आपको वी का यूज मिलता है, जो कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को दिखाता है। मतलब कि कम्युनल पर्सपेक्टिव से भी आपको नरेशन देखने को मिलता है। और ये भी बताया जाता है दैट गांधीयन मूवमेंट वॉज नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट बट अ मास अवेकनिंग। पूरे इंडियन की नेशनल अवेकनिंग होती है, राइट। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इंडियन ईडियम्स आपको देखने को मिलेंगे, प्रोवर्ब, कल्चरल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि राजा राव ने अपने नॉवेल में इंडियन टच दिया है, एक रीजनल फ्लेवर दिया है। ठीक है, ब्लेंडिंग होती है इंग्लिश की विद इंडियन सेंसिबिलिटी, जो कि एक नई लिटरेरी स्टाइल है, सिंपल भी है और प्रोफाउंड भी है। ठीक है, so it can be said in conclusion that the narrative technique plays a crucial role in conveying its theme of nationalism, social reform, and cultural identity. Through Achakka's voice, Rao successfully bridges the gap between oral tradition and written literature. अब देखिए, जब आप written literature पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव मोड में चीजें लिखी जाएंगी, आई या बी का यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब अचक्का नरेट करती हैं चीजों को, एक ओरल स्टोरी के फॉर्म में बताती हैं, तो इससे रिटन लिटरेचर, जिसमें कई बार रीडर एक कनेक्टिविटी महसूस नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो एक गैप आता है उसको राजा राव ने खत्म किया है। इसी की वजह से इंडियन इंग्लिश फिक्शन में कांथापुरा वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल नॉवेल्स की कैटेगरी में आता है, ड्यू टू इट्स इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक एज वेल एज फॉर डीलिंग नेशनलिस्टिक थीम इन कोलोनाइजर्स लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ विमेन। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इसे आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको कंटेंट मिलेगा, जिसमें आप वुमेन का रोल पढ़ेंगे, रंगम्मा का पढ़ेंगे, ठीक है, रत्ना का पढ़ेंगे आप रोल, कैसे वुमेन ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, ये भी आप सिर्फ पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो इस नॉवेल की थीम के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे रोल ऑफ विमेन या कास्ट पे, बट यहाँ पे जैसे कास्ट के बारे में बात होगी तो पूरा उसी पे ही फोकस होकर आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी कई पार्ट में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण जो थे उन्होंने अग्रहारा जो स्पेस है वो ऑक्युपाई किया था, जो परिहा थे, लोअर क्लास थे, उनका अलग क्वार्टर था। ठीक है, सोसाइटी कई पार्ट में डिवाइडेड। तो अब इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो इस आप 4-5 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो पूरे नॉवेल की आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं भी आ रहा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ आपको कोटेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 दिन लगेगा इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने में। मिथ एंड रिलीजन का सिग्निफिकेंस, तो मिथ वाला पॉइंट थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा भी क्वेश्चन की नीड होती है वो आपको उस अकॉर्डिंग लिखना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको शुरुआत के ही 2 क्वेश्चन लिखना है। रत्ना मेल कैरेक्टर नहीं थी, रत्ना फीमेल कैरेक्टर थी। ओके, विडो थी, बहुत कम उम्र में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, एंड शी हैड अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मूर्ति ऑल्सो। ठीक है, ओके। तो मिथ एंड रिलीजन का आप पॉइंट पढ़ेंगे। कई बार मिथ एंड रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, या नैरेटिव टेक्निक का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग पॉइंटर्स को पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, मिथ से आपके लिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, मिथ एंड रिलीजन की अगर हम बात करें, सो दीज बोथ आर पावरफुल टूल्स इन दिस नॉवेल, जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल आइडियाज को कन्वे करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कांथापुरा की, तो एक गांव है ये, और लोग फेद और ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे सभी लोग कैथेम्मा देवी पे भरोसा करते हैं, या भरोसा नहीं कर सकते, एक आस्था रखते हैं। माना जाता है कि वो इस गांव की प्रोटेक्टर है। तो यहीं पे आपको माइथोलॉजी का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है।
और जो नरेशन भी यहाँ पे है इस नॉवेल में, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इवेंट्स उसे माइथोलॉजिकल लेंसेस के जरिए दिखाया गया है। ये भी बताया जाता है ये स्ट्रगल केवल पॉलिटिकल नहीं है बल्कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल भी है। ठीक है, तो मिथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम अचक्का को भी देखते हैं। अचक्का इस फ्रीडम मूवमेंट्स को रामायण और महाभारत जैसे महापुराणों से, इंडियन एपिक्स के जो भी घटनाएं होती हैं उनसे कंपेयर करती हैं। तो मैंने आपको राम जी या सीता जी वाली एपिसोड बताया था, जिसमें स्वतंत्रता को, फ्रीडम को एज अ मतलब रामायण में सीता जी का हरण होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे दिखाया जाता है कि फ्रीडम को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। सेम एज महाभारत से पांडवास एंड कौरवास, इनका एपिसोड मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो जो विलेजर्स हैं वो भी इस स्ट्रगल को गुड और इविल के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे समझते हैं। उनका ये मानना रहता है कि जैसे रामायण या महाभारत में जो चीजें हुई बिल्कुल वैसे ही इंडिया में भी हो रहा था। ये मैंने आपको बताया कि ये एक सिर्फ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए ये चीजें बताई जाती है, कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। एंड महात्मा गांधी को एज अ डिवाइन फिगर यहाँ पे दिखाया जाता है, एज अ राम। ओके, ही इज सीन एज अ मॉडर्न इनकारनेशन ऑफ स्पिरिचुअल लीडर, जो कि लोगों को गाइड करते ट्रूथ और राइटियसनेस के माध्यम से। तो मिथिक पोर्ट्रेयल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से आप एक कोटेशन मेंशन कर सकते हैं, गांधी इज लाइक गॉड, ही विल फ्री अस फ्रॉम रेड मैन। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ कोटेशन आपको कुछ आंसर्स में मिल जाएगी, तो आप उसे लिख सकते हैं। 2 कोटेशन आप याद करिए बस। रिलीजन भी एक बाइंडिंग फोर्स रहता है, जिसमें भजन, प्रेयर, रिलीजियस गैदरिंग होती है, जिसके माध्यम से गांधीयन आइडियाज को स्प्रेड किया जाता है। देयर आर सो मेनी रिलीजियस इडियम्स जिनका यूज किया जाता है। पॉलिटिकल मैसेजेस होते हैं, लोगों को एक्सेसिबल होते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनली भी अपीलिंग होते हैं। ठीक है, ब्लाइंड फेथ और ऑर्थोडॉक्सी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है, जिसमें मैंने आपको कुछ कास्टिज्म वाली भी बातें बताई थी। ठीक है, यहाँ पे रिलीजन की वजह से लोगों में यूनिटी और करेज इंस्पायर होता है, इस चीज का भी मेंशन किया गया है। ओके, एंड रिलीजन फेथ एंड ऑर्थोडॉक्सी की वजह से देयर कैन बी सोशल डिवीजन, स्पेशली कास्ट प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा हो सकती है। इस चीज को राजा राव ने क्रिटिसाइज किया है। तो इन दिस वे इट कैन बी सेड दैट इस नॉवेल में आपको एक बैलेंस व्यू दिखेगा रिलीजन का, एम्पावरिंग भी है और लिमिटेड भी है। जैसे लिमिटिंग कैसे, ऑर्थोडॉक्सी को अगर मेंटेन करता है तो लिमिट कर रहा है, और एम्पावरिंग ऐसे कर रहा है कि बहुत लोग रिलीजन की कथाओं के माध्यम से या रिलीजियस कथाओं के माध्यम से बहुत लोग एनलाइटेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो मिथ एंड रिलीजन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे नॉवेल में, इस पूरे नैरेटिव में। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल को एलिवेट ही नहीं करती हैं, बल्कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए इसे और मीनिंगफुल बनाती हैं। राइट, ओके, हेस्टर प्राइम एज अ हीरो, हीरोइन क्वेश्चन आएगा, एज अ हीरो तो नहीं होगा, आई थिंक पीडीएफ में शायद बाय मिस्टेक लिखा होगा। ठीक है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ये बताइए कि क्या आपको कांतापुरा के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते कि आप लोग आंसर कर पाएंगे? ये आप लोग थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि ये नॉवेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलटी के सिलेबस में। इज इट क्लियर? क्या किसी को डाउट है? कोई पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। इसमें हम इसीलिए टाइम ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग फिर अपने से इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। ओके, अब आप लोग ये बताइए कि जो इसके पहले की यूनिट आपने पढ़ी थी, ड्रामा या प्रोज आपने जो पढ़ी थी, क्या आप लोग उसका रिवीजन बीच बीच में कर पा रहे हैं? जैसे कई दिन बीच में गैप भी हुआ था ड्यू टू सम रीजंस, तो क्या आपने उस समय रिवीजन किया है प्रीवियस यूनिट्स का, या आप लोग ने नहीं किया है, या उस समय आप लोग ने क्या किया है? ये थोड़ा सा आप लोग बताइए, चैट में ही आप लोग भेज सकते हैं, तो मैं आप लोग की क्या तैयारी है वो देख पाऊंगी। ओके, देखिए बीच में अगर मैं गैप ले रही हूँ, सैटरडे को भी मेरी क्लास का गैप होगा क्योंकि मेरा एग्जाम है, तो आप लोग उस समय भी जो प्रीवियस यूनिट्स है उसका रिवीजन करेंगे।
ठीक है जी। पोएट्री, बिल्कुल पोएट्री कवर होगी, पूरी पोएट्री हम कवर करेंगे मंडे से, ठीक है जी। निशांका, बिल्कुल मुझे इस बात का पूरा ध्यान है, पोएट्री हम मंडे से कवर करेंगे और उसमें फिर हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे। ओके समर, हम देख लेंगे, ठीक है एक बार हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी लोगों को भी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दीजिए ताकि हम उस पर भी काम कर पाए। और जो भी अगर आपको किसी भी कंटेंट में कोई चेंज चाहिए तो आप इसी मंथ में ही बताएंगे। अगले महीने कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अगले महीने आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रिवीजन करना है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्सेस पे। तो टू वर्सेस पे आपको एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है अच्छे से, वो है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। बाकी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप सिर्फ रीड करेंगे अच्छे से, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा अलग तो आप उसे आंसर कर पाए। बाकी थीम बेस्ड क्वेश्चन ही आपको प्रिपेयर करने हैं। तो टू वर्जन्स में आपको ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी देखने को मिलेगी। तो ललिता का जो कैरेक्टर है वो मॉडर्निटी को सिम्बलाइज कर रहा है और सरोजा का कैरेक्टर आपको ट्रेडिशन को दिखा रहा है। इस नॉवेल की भी लैंग्वेज काफी सिंपल है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड टू वर्जन्स दोनों में आपको सिंपल लैंग्वेज को ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करते ही आपको आंसर करना है। सो इन दिस नॉवेल there is a powerful exploration of the conflict between tradition and modernity through the lives of two sisters. क्या नाम है इन सिस्टर्स का? ललिता एंड सरोजा। ओके सेटिंग क्या है? रूरल इंडिया की सेटिंग है और अर्बन कल्चर का हमको एमर्जिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। दिस नॉवेल ऑल्सो हाईलाइट द रैपिड सोशल चेंज, जो कि कैसे इंडिविजुअल को डिफरेंटली अफेक्ट करता है। डिफरेंटली कैसे? जैसे सरोजा के ऊपर इस मॉडर्न सोसाइटी का कोई भी असर इतना नहीं होता है, शी इज हैप्पी। बट ललिता का कहीं ना कहीं हमने देखा था उसका एक एम्बिशियस नेचर रहता है एंड शी वांट्स टू एक्सप्लोर, राइट। तो ललिता जो कि ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है, स्टेबिलिटी को, मॉरल रिस्ट्रेन को, सॉरी यहाँ पे ललिता नहीं होगा, यहाँ पे सरोजा होगा, इसे आप सही कर लीजिए, ठीक है जस्ट वेट, यहाँ पे सरोजा होगा, इसे करेक्ट कीजिएगा। सो सरोजा रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशन, स्टेबिलिटी एंड मॉरल रिस्ट्रेन, ठीक है। शी इज कॉन्टेंट विद हर सिंपल विलेज लाइफ एंड शी रेस्पेक्ट्स कल्चरल वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। उनका जो आउटलुक है वो दिखाता है इंडियन रूरल सोसाइटी के लिए रूटेडनेस, मतलब कि वो अपने कल्चर से रूटेड हैं, कल्चर से बंधी हुई हैं एंड हर लाइफ इज गाइडेड बाय कस्टम, फैमिली ऑनर एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ पे आपने देखे सरोजा के कैरेक्टर के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स देख लिए, वो ट्रेडिशन से बंधी हुई हैं, उनके अंदर मॉरल रिस्ट्रेन है, स्टेबिलिटी है, शी इज हैप्पी विद हर विलेज लाइफ, अपनी इंडियन रूरल सोसाइटी से वो रूटेड हैं और उनकी लाइफ कस्टम से, फैमिली ऑनर से एंड सेंस ऑफ ड्यूटी से बंधी हुई है, ठीक है। इस दोनों को आप वैसे मैं पीडीएफ में आपको करेक्ट करके भेज दूंगी, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट हम क्या देखते हैं? ललिता मॉडर्निटी को, एम्बिशन को और डिजायर फॉर चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। शी इज फैसिनेटेड बाय द ग्लैमर ऑफ सिटी लाइफ एंड शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ फिल्म स्टार। ये आपको पता है, ठीक है। आप बता पाएंगे उस डायरेक्टर का नाम जो आते हैं और जिसकी वजह से ललिता डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। उनका जो डिसीजन होता है टू लीव द विलेज फॉर द सिटी, ये क्या सिम्बलाइज करता है? ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल कंस्ट्रेंट एंड अट्रैक्शन टुवर्ड मॉडर्न अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी रूट से अलग हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये एक ब्रेक दिखा रहा है अपने ट्रेडिशन से। लेकिन इनकी जो जर्नी होती है वो डार्कर साइड दिखाती है। मॉडर्निटी का डार्कर साइड क्या है? एक्सप्लॉयटेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड लॉस ऑफ इनोसेंस। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका यस मिस्टर गुप्ता, राइट, मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप बाहरी दुनिया में जाते हैं तो बाहरी दुनिया में जितनी चीजें आपको इमेजिनेटिव या फिल्मी लग रही हैं उतना वो अच्छी है नहीं। एंड ललिता undergoes a lot of exploitation as well as lots of miseries in her life. Loss of innocence is also very important point, ठीक है। उनके साथ जो भी होता है वो अपनी फैमिली में भी कह नहीं पाती, ना वो अपने घर प्रॉपरली
एक तरह से कह सकते हैं उस चीजों को शेयर कर पाती हैं। ओके, इस कंट्रास्ट के माध्यम से मार्कंडेय ये दिखाना चाह रही है कि मॉडर्निटी जरूरी नहीं है लिबरेटिंग के लिए। अगर आप लिबरेशन अपनी लाइफ में चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मॉडर्निटी को अपनाएं। मॉडर्निटी अगर फ्रीडम और न्यू पॉसिबिलिटीज को ऑफर करती है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स रिस्क एंड मॉरल चैलेंजेस। जैसे कि हम देखते हैं ललिता का जो ट्रैजिक एक्सपीरियंस रहता है सिटी में, वो हाईलाइट करता है कि हाउ इंडिविजुअल स्पेशली यंग विमेन वो कैसे एक अनफेमिलियर एंड ऑफन हार्श एनवायरनमेंट में वल्नरेबल हो जाती, कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, दिस नॉवेल ऑल्सो सजेस्ट दैट ड्रीम्स दैट शाइन टू ब्राइटली में ऑल्सो ब्लाइंड। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो ड्रीम्स बहुत ज्यादा शाइन करते हैं ये अक्सर लोगों को ब्लाइंड भी कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइन है ना, आप लोग ने पढ़ी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो आपको यहाँ पे ललिता की लाइफ में भी वो चीजें देखने को मिलेगी। व्हेन शी मेट मिस्टर गुप्ता एंड he talks her like the way that she is the heroine, she is the next heroine in his project। तो कहीं ना कहीं ललिता को अपने सपने सच होते दिखते हैं और जिसके कारण वो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में फंस जाती हैं। हालांकि ये नॉवेल कंप्लीटली मॉडर्निटी को रिजेक्ट नहीं करता है, नॉर इट ग्लोरीफाइज ट्रेडिशन। ये भी आपको समझना है, एक बैलेंस आपको अप्रोच देखने को मिलेगा। ना ही ये मॉडर्निटी को रिजेक्ट करता है, ना ही ट्रेडिशन को कंप्लीटली ग्लोरीफाई करता है, बल्कि ये नॉवेल एक बैलेंस्ड व्यू देता है। क्या बता रहा है, द मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन बोथ हैव देयर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। ठीक है, हम यहाँ ये देखते हैं कि सरोजा की लाइफ हालांकि ट्रेडिशन से बनी हुई है, वो शी इज सेफ एंड स्टेबल इन विलेज लाइफ, लेकिन इनकी लाइफ काफी बंधी हुई है, रेस्ट्रिक्टिव है। जबकि हम अगर ललिता की लाइफ को देखें तो ललिता की लाइफ काफी मॉडर्न है, एस्पिरेशंस है उनकी लाइफ में, एक्साइटिंग तो है, बट हर एक्साइटिंग लाइफ ऑफन लीड टू सफरिंग। ठीक है, तो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के अपने अपने पहलू हैं, अच्छे और बुरे। अल्टीमेटली इस नॉवेल में आपने बैलेंस और अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को भी समझा कि हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें अपने जो एस्पिरेशन है वो बैलेंस वे में रखना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे राइटर ये भी सजेस्ट करती दैट प्रोग्रेस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ वंस वैल्यूज एंड आइडेंटिटी। हमारी लाइफ में अगर कोई भी सपने हमारे सच हो रहे हैं तो वो हमारे वैल्यूज और आइडेंटिटी के कॉस्ट पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेंट्रल स्ट्रगल जो कि चेंजिंग सोसाइटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अगेन ये बहुत पहले की स्टोरी पे बेस्ड है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो की स्टोरी नहीं है। तो उस समय जो भी चेंजेस आ रहे थे उसको दिखाया गया है यहाँ पे दो कैरेक्टर के माध्यम से। ठीक है, और इस नॉवेल में आपने दो कैरेक्टर को देखा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर रखती हैं, ओल्ड एंड न्यू, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट करती हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ कमेंट्री, दिस नॉवेल इज अ काइंड ऑफ कमेंट्री ऑन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देख रहे हैं कि देयर आर सो मेनी चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द इंडिया, and the people were stuck between modernity and tradition। तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं इसको बताया गया है। तो ये बताइए कि क्या आपको ये आंसर समझ में आया? अगर मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? दिस इज अ काइंड ऑफ आइडियल आंसर, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके लिखेंगे जहां पे भी आपको जरूरत है। कोई कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का हम लोग हिस्सा है, इसकी क्लास हम लोग ले रहे हैं। तो आप इस क्लास में सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। बाकी आप जब एग्जाम में जो परफॉर्म करेंगे तो वो तो काफी डिफरेंट ही होगा। ठीक है, बट आपको एक आइडिया रहेगा कि हमें यहाँ से ये पॉइंट मिल रहा है। नैरेटिव टेक्निक आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टर रिवर्स हो गया है, उसको मैं चेंज करके आपको भेजूंगी। ठीक है,
इल्यूजन एंड रियलिटी, इसका भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा, तो यहाँ पे भी आपको सरोजा और ललिता के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें मिलेंगी, तो इसको आप पढ़ेंगे।